everyone, welcome to this channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, कंडीशन, ओथ एंड पावर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, मतलब जो हम भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत के सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उनकी जो उम्र है, एज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि मिनिमम एज होती है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई करते होने चाहिए, मतलब उनकी इतनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन कि वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई कर सके, बट मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा के। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, और वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसी भी ऑफिस को, किसी भी डिपार्टमेंट को होल्ड ना कर रहे हो, मतलब किसी डिपार्टमेंट पे काम ना कर रहे हो, करेंटली काम ना कर रहे हो वो। Also, he should not hold any office of profit of state government और local authority और any public authority, और साथ ही साथ वो किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए करेंटली, कोई भी ऑफिस हो, अंडर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो या लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, किसी के भी अंडर उनको होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंट के कंडीशंस क्या होती हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं उनके किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के भी नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंट द राष्ट्रपति भवन, और उनको जो राष्ट्रपति भवन है, ऑफिशियल जो हाउस होता है हमारे प्रेसिडेंट को, वो भी उनको दिया जाता है विदाउट पेमेंट। He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament, और पार्लियामेंट के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा जो भी अलाउंसेस, emoluments मिलते हैं, privileges मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, वो भी उनको दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया उनकी कंडीशंस के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उसके बाद जो उनकी ओथ सेरेमनी होती है, मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। ये आता है अंडर आर्टिकल 60 के अंडर। ठीक है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस के अंदर एंटर करने से पहले उनको ओथ पड़ती है, द प्रेसिडेंट हैज टू मेक एन ओथ। ठीक है, तो तब प्रेसिडेंट स्वेयर्स, प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं, कसम जो स्वेयर्स लेते हैं, वो क्या होती हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, पूरी तरीके से फेथफुली ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे वो। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे और डिफेंड करेंगे। टू डिवोट हिमसेल्फ, खुद को डिवोट करते हैं, हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों की सेवा करना, भारत के नागरिकों के हित के लिए काम करना। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है, जो शपथ ग्रहण होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण मतलब दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। एंड इन हिज एब्सेंस, और चीफ जस्टिस की एब्सेंस में, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, मतलब अगर इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है या जो भी रीजन है, तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये काम करते हैं, मतलब वो ओथ दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आई होप आपको ओथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या क्या टर्म्स हैं? द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल का उनका कार्य होता है, जिस भी डेट से वो ज्वाइन करते हैं उस डेट से लेके। He can resign from his office at any time,
by addressing the resignation letter to the vice president of India. वो रिजाइन अगर किसी भी समय देना चाहे तो दे सकते हैं। वो रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। He can also remove the office before completion of his term by process of impeachment. मतलब वो रिमूव भी करते हैं अपना ऑफिस, उनको हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो उसको हम महाभियोग की प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसके द्वारा भी उनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब है वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब कब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है। ये तो हम सबको पता है कि खाली होने का एक जो मेन है वो क्या है, जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, मतलब जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। फर्स्ट है, अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन चारों पांचों जो भी मैंने बताए आपको, उनमें से कोई भी एक कारण होने से भी की जो पद है वो खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। उसके फर्स्ट कारण क्या है? एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल के बाद जब उनका टेन्योर खत्म होगा, या फिर उनके रेजिग्नेशन के द्वारा, अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो अभी हमने पहले देखा कि वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तब भी उनका पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। थर्ड क्या है? ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा कि उनकी इम्पीचमेंट के द्वारा, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा भी प्रेसिडेंट को रिमूव हो सकते हैं। और बाय हिज डेथ, उनकी मृत्यु से भी वो पद जो है वो खाली हो सकता है, प्रेसिडेंट का पद। ठीक है, तो ये थे हमारे वैकेंसीज इन द प्रेसिडेंट ऑफ। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां, क्या क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी पावर्स को अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट हम पहले समझ लेते हैं कि कितनी पावर्स होती हैं। क्या क्या पावर्स हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास? फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेचर पावर्स, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। थर्ड है फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, एंड द लास्ट वन इज इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके ब्रीफ में समझेंगे कि ये पावर्स क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 53 के अंडर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन बाय हिज नेम। जितने भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, जो कार्यपालिका के, कार्यकारिणी के जितने भी काम होते हैं, वो सब किनके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही फॉर्मली, मतलब उन्हीं के नाम पे होती है। फर्स्ट क्या है? ही मेक मैनी अपॉइंटमेंट्स। उनके पावर्स क्या क्या है उनके पास? कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करते हैं, वो नियुक्तियां करते हैं। कौन कौन सी नियुक्तियां करते हैं वो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ठीक है, ऑल मिनिस्टर्स की, जितने भी मंत्री होते हैं उन सब की, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स का होता है वो, अर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट की, गवर्नर ऑफ द स्टेट की, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनकी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूएससी की जो चेयरमैन होते हैं उनकी, साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनकी भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। फिर है चीफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ होते हैं, जो हेड होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तथा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट, एक सेकेंड, He directly administrates the union territories through administrators appointed by him. वो सीधे ही, मतलब कि डायरेक्टली ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं जो हमारी यूटीज होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है, किसके द्वारा? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनके द्वारा वो डायरेक्टली ही देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जो यूटीज होती है, टेरिटरीज होती हैं उनको। फिर है ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया। वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। मतलब है किसी भी क्षेत्र को, कोई भी जो एरिया होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी वो शक्ति रखते हैं। ठीक है,
मतलब वो कुछ किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को, एरिया को अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी मतलब काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से के संबंध में भी वो कार्य, उनके पास शक्ति होती है करने की। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के। फर्स्ट ये था कि पहले तो वो जितने भी एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं वो सब कुछ फॉर्मली तो उन्हीं के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। उसके बाद वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जो हमने देखा। ये हमसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं एमसीक्यूज में। तो ये हम देखते एक बार और देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, ऑल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनकी, यूपीएससी के चेयरमैन की, मेंबर ऑफ यूपीएससी की, चीफ इलेक्शन कमीशन की, कमीशन ऑफ इंडिया की, कमिश्नर ऑफ इंडिया की, और अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर आर्टिकल 53। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक, अब क्या है उनकी पावर्स? ही कैन समन्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। मतलब वो पार्लियामेंट को मतलब कि भंग भी कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं और समन भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को। लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और समन द पार्लियामेंट। और उसके बाद वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। मतलब जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनको भी उनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। ये जो 12 मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्टर से हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट, साइंस, एंटरटेनमेंट, किसी भी इंडस्ट्री से हम देखें तो 12 मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसी भी से हो सकते हैं। अब उसके बाद वो 2 मेंबर्स को लोकसभा के लिए भी नॉमिनेट करते हैं। जो 2 मेंबर्स कहाँ के होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर जो होते हैं को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। मतलब हमारे प्रेसिडेंट ही उनको भी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? व्हेन अ बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट, जब कोई बिल प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है, आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से जब कोई बिल पास होता है उसके जब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? गिव हिज असेंट टू द बिल, मतलब अपना बिल को असेंट कर देना। विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, या तो उसको रोक देना, होल्ड करना, या तो फिर रिटर्न द बिल, बिल को वापस कर देना। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, यहाँ मनी बिल की बात नहीं हो रही है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब दोबारा से पुनः विचार पे रिकंसिडरेशन के लिए उसको दोबारा से पार्लियामेंट में भेजा जा सकता है, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट मनी बिल वो उसको रिटर्न कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, फिर ये क्या नेक्स्ट कि ही कैन promulgate the ordinance when the parliament is not in session। जब संसद जो होता है, संसद जो सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब ही कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब जो पार्लियामेंट होता है वो सेशन में नहीं हो तो अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं। दीज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करना हो 6 वीक्स के अंडर ही। उसके बाद ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। और वो किसी भी अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। ठीक है, मैं एक बार और लेजिस्लेटिव पावर्स को समझा देती हूँ। ही कैन समन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को कभी भी समन कर सकते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो 12 मेंबर्स, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हैं अलग अलग फील्ड से जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को भी लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसी भी बिल को, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है पार्लियामेंट से, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि गिव हिज असेंट टू द बिल, अपना असेंट बिल को देते हैं, या तो उसको होल्ड कर सकते हैं या तो फिर रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। यहाँ पे ये बात है कि वो बिल जो है वो मनी बिल नहीं होना चाहिए तब। ठीक है, तो ये थी हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो मनी बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। नो डिमांड्स फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंशियल कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद जो फाइनेंशियल कमीशन है उसका वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट करते हैं। कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ अ लॉ और फैक्ट। मतलब वो एडवाइस ले सकते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे अबाउट द लॉ और फैक्ट, किसी भी चीज पे वो उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। वो उनके पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पे या जो भी फैक्ट पे वो एडवाइस उनकी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है पार्डनिंग पावर्स। मतलब कि जो क्षमा की जो शक्ति होती है, मर्सी की, वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है पार्डनिंग पावर्स का मतलब कि अगर कोई किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है, किसी भी इंसान को फांसी की अगर सजा सुना दी गई है तो उसके पास एक वो होता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी के लिए भेज सकता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जिस भी पर्टिकुलर इंसान को फांसी की सजा दी हुई है तो उसको फांसी की सजा ना होके उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। तो यही हो गया कि पार्डनिंग पावर्स, मतलब क्षमा की जो शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर्स। आई होप आप सबको ये जुडिशियल पावर समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री पावर्स क्या है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं, मतलब हेड कमांडर जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। वो अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी को, आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, नेवी चीफ को एंड एयरफोर्स के चीफ को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट्स हो गए, जो वार्ताएं होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, वो सब जो नेगोशिएट करना या फिर कंक्लूड करना, वो सब किसके पे किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही किया जाता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स होते हैं, समझौते होते हैं, ट्रीटीज की जाती हैं, तो वो सब होती के नाम पे हैं, मतलब किसके बिहाफ पे होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही बिहाफ पे की जाती है। फिर क्या है नेक्स्ट कि ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। वो जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनल फोरम्स में, अफेयर्स में, सेंड और रिसीव करते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स को, जैसे कि एम्बेसडर्स हो गए, इंडियन एम्बेसडर्स या फिर हाई कमिश्नर्स, उन सबको भेजते हैं, सेंड करते हैं या फिर रिसीव किया जाता है उनके द्वारा ही या उनके बिहाफ पे। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ अलग अलग इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आता है। प्रेसिडेंट का रूल, जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वो भी आता है आर्टिकल 356 और 360 के अंडर, जो कि हमारे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय जो आपातकाल घोषित किया जाता है वो, या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, राष्ट्रपति शासन जो लगाते हैं, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब जो वित्तीय इमरजेंसी होती है, देश में अगर कोई वित्तीय संकट आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें जो इमरजेंसी लगती है वो भी किस आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 360। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि कई बार एग्जाम पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर है, तो आर्टिकल 352 है, या फिर प्रेसिडेंट रूल 356, 65, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंडर आती है। ठीक है, तो आई होप आपको इमरजेंसी पावर समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं तक था।
हमारे प्रेसिडेंट के ओथ और उनकी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, उनके जितने पावर्स उनको मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी, फाइनेंशियल, ये सारी पावर्स के ऊपर हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और ये मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ इसको, तो आई होप आपको मेरी प्लेलिस्ट पसंद आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनसे रिलेटेड अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो आज के लिए यही हम खत्म करते हैं आज के लिए हमारा वीडियो। थैंक यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।